Hello dear students, in today's class we will discuss about rules in ecology. It is uh, um, an interesting topic. We will see different rules in ecology, how the temperatures, how different climatic conditions are uh, affect organism, and for that we have some scientists postulate some rules. So we will see the rules in ecology one by one. A number of a number of fundamental principles and rules governs ecological process and interaction within ecosystem. जो नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल है कुछ और कुछ रूल्स है वो जो है जो इंटरेक्शन है विद इन इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम में वो गवर्न करते हैं। तो वो जो प्रोमिनेंट रूल है उसमें आज के क्लास में हमें देखने हैं। पहला रूल है सॉरी ये जो हाँ इकोलॉजी की इंट्रोडक्शन तो हमने कर ले ली है। इसमें पहला रूल है एलेंस रूल। ये जो रूल है इंडोथर्म को अप्लाई होता है। इंडोथर्म मतलब वार्म ब्लडेड, उसका डिफरेंस हमने कल की क्लास में देख ही लिया था। जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये अ, उसके ऊपर ही ये अप्लाई होते हैं। वार्म ब्लडेड जो एनिमल होंगे उसके ऊपर जो टेम्परेचर है मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसे अफेक्ट करेगी वो देखेंगे। ये क्या है कि बॉडी शेप्स क्लाइमेट के अनुसार वेरी होती रहती है। जो पोल्स पे एनिमल रहते हैं उधर कोल्डर सिचुएशन रहते हैं, और उधर जो एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं उसके जो लिम्स रहते हैं और ईयर्स रहते हैं, एक्सटर्नल जो अपेंडिसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें हीट कंजर्व करना करना रहता है। क्योंकि जब अपेंडेजेस लॉन्गर होंगे वहाँ एरिया वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा, और अपेंडेजेस जो है जैसे कि लिम्स और ईयर्स ये छोटे रहेंगे तो वहाँ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा, और उसकी वजह से हीट जो है वो कम डेसिपेट होगी। तो पोल्स पे जो एनिमल्स है उनको क्या है कि हीट कंजर्व करने की जरूरत है। इसलिए वहाँ क्या होता है कि वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम रखना पड़ता है उनको, इसलिए वहाँ शॉर्टर लिम्स और स्मॉलर ईयर्स देखने को मिलते हैं। कम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो रहेगा तो कम वहाँ हीट डिसिपेट होगी। उसके बाद इक्वेटर पे इधर ऑलरेडी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है, वार्म कंडीशन है। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं कि उस एनिमल्स को उन एनिमल को हीट कंजर्व करने की कोई जरूरत नहीं इधर, इसलिए जो लिम्स और ईयर होंगे वो लार्ज होंगे या और यहाँ हीट जो होगी वो डिसिपेट की जाएगी, और यहाँ सरफेस वॉल्यूम टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ हीट कंजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वार्म कंडीशन है। इसलिए ये हीट क्या करते हैं, डिसिपेट कर करते हैं हायर लार्जर लॉन्गर लिम्स और लार्जर ईयर्स की मदद से। और जो ये रूल अप्लाई होता है वो क्या कि जो रिलेटेड स्पेसीज है उनमें ही सेम स्पेसीज और रिलेटेड स्पेसीज में ही अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम फेनेक फॉक्स जो कि नॉर्थ अफ्रीका के हॉट डिजर्ट्स में रहता है, और दूसरा है आर्टिक पोल आर्टिक फॉक्स, वो किधर रहता है, पोल पे रहता है। तो यहाँ का क्या देखने को मिलेगा हमें, आर्टिक फॉक्स जो होंगे उनके जो अपेंडिजेस होगी वो क्या शॉर्टर होंगे, क्योंकि उन्हें हीट डेसिपेशन रोकना है। मगर जो फिनेक्स फॉक्स होगा वो ऑलरेडी हॉट कंडीशन में है, तो उधर हीट कंजर्व करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, उधर क्या देखने को मिलेगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हमें लॉन्गर लिम होंगे और लार्जर ईयर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल है बर्जमन्स रूल। ये भी इंडोथर्म के लिए अप्लाई होता है। इसमें बॉडी साइज जैसे कोल्डर रीजन
कोल्डर क्लाइमेट बढ़ता जाएगा वैसे बॉडी साइज बढ़ती जाएगी, कोल्डर इन्वायरमेंट के साथ बॉडी साइज बढ़ती जाएगी। और इक्वेटर पे बॉडी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, क्योंकि यहाँ भी जब लार्जर बॉडी साइज होगी तो वहाँ जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। लार्जर बॉडी साइज इक्वल्स टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये कैसे रहता है, कम रहता है। इस वजह से वहाँ कोल्डर क्लाइमेट में बॉडी जो है हीट कंजर्व कर सकती है। ये जो देख सकते हैं हम वो पोलर रीजन पे है, तो ऑलरेडी उधर क्या है, ऑलरेडी उधर हीट बहुत कम है। इस वजह से अ, उधर क्या हीट कंजर्व करने की बहुत जरूरत है, इसलिए बॉडी साइज इंक्रीज होती है। और जैसे ही बॉडी साइज इंक्रीज होगी वहाँ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये कम रहेगा, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये कम रहेगा। इस वजह से उधर हीट ज्यादा कंजर्व होगी। उसके बाद जो इक्वेटर पे एनिमल है उनकी बॉडी साइज क्या है, स्मॉल रहती है, क्योंकि उनको हीट कंजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अ, इस वजह से कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, इधर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रहेगा। तो पोल में क्या होगा कि बॉडी साइज ज्यादा होगी, बॉडी साइज बढ़ने की वजह से वहां सरफेस एरिया रेस टू वॉल्यूम रेशियो कम रहेगा। इसकी वजह से हीट ज्यादा डिसिपेट नहीं होगी और हीट कंजर्व होगी। इक्वेटर पे क्या है, बॉडी साइज छोटी होगी, इसके कारण सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम रहेगा और हीट डिसिपेट होने में हेल्प होगी, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेटर पे वार्म कंडीशन है। इधर देख सकते हैं आप, ब्राउन बियर है, या किधर, ब्राउन बियर जो है इक्वेटर पे है और पोलर बियर जो है पोल्स पे। इन दोनों के साइज में आप चेंज देख सकते हो। और ये भी क्या है कि जो सेम ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, इंडोथर्म में और सेम और रिलेटेड स्पेसिस में ही अप्लाई होगा। उसके बाद ग्लॉगर्स रूल, जो ग्लॉगर थे वो ग्लॉगर थे वो उन्होंने ये रूल दिया है, वो एक जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये जो रूल दिया है वो पिगमेंटेशन के लिए दिया है। एनिमल जो होंगे डार्क ह्यूमिड कंडीशन में उनके में कलरेशन कलरेशन डार्कर कंडीशन डार्कर कलरेशन दिखेगा, और जो पोल्स पे होंगे वो उनमें लाइटर पिगमेंट दिखेगा, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, इंटेंस सनलाइट आती है। तो इंटेंस सनलाइट आने के कारण जो स्किन डैमेज हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है उधर, डिफरेंट डिसीज डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर। इस वजह से जो इक्वेटर है वहाँ पिगमेंट सिंथेसिस होता है, जैसे कि ह्यूमन में मेलानिन पिगमेंट सिंथेसिस होता है। इसलिए जो इक्वेटर पे इक्वेटर के नजदीक लोग रहते हैं उनमें कलर पिगमेंटेशन, सॉरी, मेलानिन का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो वार्म पोल के नियर रहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है ट्रॉपिकल बर्ड्स जो कि इक्वेटर पे रहते हैं, ये देख सकते हैं आप, और स्नोवी ओल्स जो कि पोल्स में रहते हैं। तो पहला तो हमने किस एलन रूल देखा, उसमें क्या जो अपेंडेजेस रहते हैं वो शॉर्टर रहते हैं कोल्डर कंडीशन में। उसके बाद बर्जमन रूल आया, उसमें क्या जो साइज है वो साइज है वो लार्ज है कोल्डर रीजन में। उसके बाद ग्लॉगर्स रूल, इसमें क्या है कि डार्कर पिगमेंटेशन देखा जाता है इंटेंस सनलाइट से बचने के लिए, अ, जो इक्वेटर रीजन पे इंडिविजुअल्स रहते हैं, और लाइटर पिगमेंटेशन दिखता है स्नोवी इन्वायरमेंट में। उसके बाद सेल्फ फोर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये जो लॉ है 1911 में इर्नेस्ट सेल्फर्ड द्वारा दिया गया था। ये, ये जो ये जो लॉ है वो स्पेसिस जो है वो कौन से रेंज को टॉलरेट करेगी और उनका अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने वाला ये लॉ है। ये लॉ हम
आगे भी इन डेप्थ देखेंगे। ये स्पेसिस डिस्ट्रीब्यूशन इसी मतलब स्पेसिस डिस्ट्रीब्यूशन किस बात पे डिपेंड होता है कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर को वो जो स्पेसिस है वो कैसे टॉलरेट करती है। तो समझ लीजिए कि एक स्पेसिस ऐसी है कि वो सिर्फ 30 सेल्सियस को ही मतलब एक स्पेसिस ऐसी है वो 30 सेल्सियस को ही सर्वाइव कर सकते हैं। हमने उसे 50 सेल्सियस पे ये किया तो वो वहां सर्वाइव कर सकती है क्या? नहीं। ये लॉ यही बताता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही कुछ स्पेसिस टॉलरेट कर सकती है। तो की फैक्टर्स इसमें क्या है? टेम्परेचर हो सकता है, पीएच होता है, ह्यूमिडिटी होती है, सैलिनिटी भी हो सकते हैं। तो अ, ये इधर एग्जांपल देख सकते हैं। फिश सर्वाइविंग ओनली इन स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। जो फिश होगी वो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर सकेंगी। अ, तो ये हुआ सेल्फ्रोस्ट लॉ ऑफ टॉलरेंस। कुछ ऐसे एनिमल भी होंगे वो सिर्फ 3 से 5 पीएच पे ही सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये क्या हुआ? सेल्फ्रोस्ट लॉ ऑफ टॉलरेंस। उसके बाद गॉस हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन की थ्योरी बताता है। तो इसमें जो दो दो कॉम्पिटिटिंग स्पेसिस होंगी वो सेम लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ सेम नीश में, कभी भी एक नीश में समझ लीजिए कि दो कॉम्पिटिटिंग स्पेसीज है। दो अ, एक नीश में एक पर्टिकुलर एरिया में समझ लीजिए अभी तक कि एक पर्टिकुलर एरिया में दो जो है कॉम्पिटिटिंग स्पेसिस है उनका कंपटीशन सेम रिसोर्स के लिए। जो जिस रिसोर्स पे स्पेसिस ए फीड करती है उसी पे स्पेसिस बी भी फीड करती है। तो इसमें दोनों में कंपटीशन होगा और जो स्पेसिस स्ट्रांग होगी वो क्या करेगी? जो वीकर स्पेसिस को कॉम्पीट आउट कर देगी। मतलब इधर दो दो स्पेसिस जो है वो एक ही नीश में इंडेफिनेटली मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए सरवाइव नहीं कर सकती। तो एक स्पेसीज इसको दूसरे स्पेसीज को स्ट्रांग स्पेसीज वीकर स्पेसीज को क्या कर देगी? इधर इधर आउट कॉम्पीट कर देगी। ये हम अगले लेक्चर में इन डेप्थ में देखेंगे। एग्जांपल इसमें पैरामीशियम स्पेसीज इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। उसके बाद रेंज रूल। ये जो रूल है इसमें बताया गया है कि सेक्सुअल साइज मॉर्फिज्म है। मतलब सेक्सुअल साइज और फीमेल जो होते हैं उनके साइज में जो वेरिएशन होता है उसको क्या बोल सकते हैं हम? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब मेल जो होते हैं वो अलग दिखते हैं और फीमेल जो होती है वो अलग दिखते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिस की। इसमें लार्जर मेल्स जो होते हैं उनको एडवांटेजेस होती है। तो ये अभी इन डेप्थ ये रूल देखेंगे हम। ये जो मेल और फीमेल के बीच में साइज में डिफरेंस होता है उसको एसएसडी बोला जाता है, सेक्सुअल साइज डायमॉर्फिज्म। मतलब इसमें कभी कभी मेल बड़ा होगा और फीमेल छोटी होगी। और कभी कभी कुछ रेयर कंडीशन में फीमेल बड़ी हो सकती है और मेल छोटा हो सकता है। जब मेल लार्ज होगा तब मतलब अभी डिफरेंट स्पेसिस देखेंगे। समझ लीजिए कि एक स्मॉल स्पेसिस है, उसमें जो मेल्स है वो फीमेल स्पेसिस की से सिर्फ 10% बड़े हैं। और एक दूसरी लार्ज स्पेसिस है उसमें जो मेल्स है फीमेल से 30% बड़ी है। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा आपको? लार्जर स्पेसिस में ही देखने को मिलेगा ना। क्योंकि लार्जर स्पेसिस में क्या होता है इधर कि फीमेल से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। लार्जर स्पेसिस जो होती फीमेल जो लार्जर स्पेसिस जो होती है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ जो साइज होती है मेल की वो ऑलरेडी बड़ी होती है। और वो बड़ी होने के कारण जो डिफरेंस दिख रहा है वो प्रोनाउंस्ड होता है। तो ये क्यों होता है? इसकी मैकेनिज्म क्या है कि एक तो मेटिंग कंपटीशन, जो बिगर मेल होंगे उनको
फाइट करने का और मेट को अट्रैक्ट करने का चांस मिलेगा। इसलिए लार्जर स्पेसिस में जो बिगर स्पेसिस होंगे उसमें मेल जो है वो ज्यादा ही बिग होते देखने को मिलते हैं। उस तरह से वो इवॉल्व हो चुके हैं। जो मेल्स होते हैं और दूसरा जो है उनका रोल भी डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल्स का। फीमेल्स का जो रोल होता है मेजरली वो क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग की केयरिंग करना, मगर मेल को जो रोल होता है फाइटिंग होता है, फाइटिंग होता है और बाकी के काम होते हैं। इसलिए और इसलिए मेल को क्या मेल की साइज बिगर होती है। मतलब इसमें सिंपली यही है कि जो बिगर साइज की स्पेसीज होंगी उसमें मेल ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू जो स्पेसीज स्मॉल है। आप अभी हम स्पैरो और पिकॉक को कंपेयर कर सकते हैं। तो स्पैरो और पिकॉक में जो मेल के साइज में वेरिएशन देख, मेल और फीमेल में हम किस में वेरिएशन कर सकते हैं, तो पिकॉक में हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। मगर वो पिकॉक में या जो सॉरी वो स्पैरो और दूसरे जो छोटे बर्ड्स में है उसमें हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। मतलब बाय मॉर्फो डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि जो छोटे स्पेसिस है उसमें जो मेल और फीमेल में साइज डिफरेंस होता है वो ज्यादा नहीं होता है। मगर जो बड़े स्पेसिस होते हैं उसमें मेल और फीमेल में डाइमॉर्फिज्म ज्यादा मिलता है। मतलब उसमें प्लम्बेज होंगे, कलरेशन होंगी अलग अलग। तो ये साइज और बाकी के जो कैरेक्टर है वो अलग अलग होते हैं। जॉर्डन रूल। अगला रूल है जॉर्डन रूल। ये हमारा छठा रूल है जॉर्डन रूल। ये जो है ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी इन्वायरमेंटल कैरेक्टर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ये बताता है कि कोल्डर रीजन में जो फिश होंगी उनमें वर्टिब्री और जो स्केल्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू वार्मर रीजन। वार्मर रीजन से मतलब समझिए इक्वेटर रीजन से पोल रीजन पे जो फिश स्पीसीज मिलेंगी उसमें क्या होगी होगा हायर नंबर ऑफ वर्टिब्री होंगी और मोर स्केल्स फाउंड होंगे। जो फिश पे स्केल्स होते हैं और वर्टिब्री जो रहती है वो ज्यादा नंबर में कोल्डर रीजन में हमें पाए जाएंगे। तो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ मेटाबॉलिक एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस जो होती है स्लो होती है। हम्म? तो इसलिए जो स्लोअर टाइम है उसमें एडिशनल जो सेगमेंट है वर्टिब्री के और स्केल्स की उसके लिए ग्रोथ के लिए टाइम मिलता है। मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म क्या है उस उधर स्लो है। इस वजह से वहाँ क्या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या ग्रोथ के ड्यूरेशन में टाइम मिलता है वर्टिब्री और स्केल्स डेवलप करने के लिए। इसका एग्जांपल क्या है जो सैलमोन पॉपुलेशन कोल्डर रीजन में होती है उनमें ग्रेटर वर्टिब्री और स्केल्स पाई जाती है एज कंपेयर टू सेम स्पीसीज इन वार्मर साउथर रीजन। तो ये देख सकते हैं सालमोन की जो स्पेसीज है सेम स्पेसीज में जो कोल्डर रीजन में होगी उधर ज्यादा वर्टिब्री और ज्यादा स्केल्स होंगे एज कंपेयर टू जो वार्मर रीजन है वहाँ। ये स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट कंडीशन है उसकी वजह से ये आए हुए चेंजेस है। अगला है कोप्स रूल। कोप्स रूल जो है ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज इन साइज और इवोल्यूशनरी टाइम। ऑर्गेनिज्म जो है विद इन लीनिएज जो होता है ऑर्गेनिज्म की ड्यूरिंग इवोल्यूशन साइज बढ़ती जाती है। तो अभी समझ लीजिए कि इधर से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा तो ये जैसे जैसे लीनिएज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म की क्या होगी साइज बढ़ती जाएगी। क्योंकि लार्जर बॉडी बॉडी साइज क्या करती है बेटर एडवांटेजेस देती है सच एज थर्मो रेगुलेशन और देन जो प्रेडेटर्स है उनसे बचने के लिए और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ाने के लिए लार्जर साइज
फेवर करती है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म की क्या साइज लार्जर होगी, तो उधर थर्मो रेगुलेशन अच्छा होगा। जो प्रेडेटर्स आएंगे उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए, सर्वाइव के लिए भी ये अ, एक बेनिफिट होगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी बढ़ेगी साइज के कारण। ये एडवांटेजेस तो मिलेंगे, मगर इसके साथ ट्रेड ऑफ भी आते हैं। मतलब एक कंसेप्ट बढ़ेगी, तो मतलब एक चीज बढ़ेगी, तो दूसरी चीज में उसको डाउन रेगुलेट दूसरी चीज डाउन रेगुलेट होती है। जैसे कि हायर बॉडी साइज है, तो इनको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जो जिन जिन स्पेसीज में हायर बॉडी साइज देखने को मिलते हैं हमें, वो उन स्पेसीज में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है स्लोअर होता है। इसमें एग्जांपल जो है डायनासोर, डायनासोर के मिनी स्पेसीज जो है, उनकी साइज जो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती गई। और जो हॉर्सेस है, उनके एंसिस्टर पहले डॉग साइज एनिमल थे, बट आफ्टर थ्रू आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम they will grow over million of years. After millions of year they grow into horses. सो इसमें क्या है बताया गया है कि हॉर्सेस जो है, उनके एंसेस्टर जो थे डॉग साइज थे, मगर अभी हॉर्सेस जो देखते हैं वो मिलियन पीरियड के इवोल्यूशन के कारण उनकी साइज इंक्रीज हो चुकी है। ये जो था रूल, वो कोप्स रूल था। इसके जो सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशनरी प्रेशर और ट्रेड ऑफ इन साइज डायनामिक्स। ये क्या इवोल्यूशनरी प्रेशर जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये रूल हेल्प करता है। जैसे कि ट्रेड ऑफ हुआ और जो साइज में चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसमें डेफिनेशन सीधी है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो जो है डिटरमाइन होती है एक फैक्टर से, दैट वो जो है जो सिंपली ये जो ब्लैक मॉलिक्यूल है, इसमें एक पर्टिकुलर छोटे मिनिमम फैक्टर की जरूरत होती है। उसके कारण भी ग्रोथ जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट ये समझ लीजिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है और वो प्लांट को नहीं मिला, तो उसके कारण भी जो ग्रोथ है वो क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। जो जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, उसमें मल्टी जो लिमि ये जो होता है मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर, इनमें से और टेम्परेचर, इनमें से एक भी नहीं हुआ तो भी एक में भी फ्लक्चुएशन आ गया तो भी फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो सकता है। मतलब इसमें सिंपल ही है कि एक मिनिमम कंपाउंड मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंड भी बायोलॉजिकल प्रोसेस और डेवलपमेंट को, ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस बाय वाटर डिस्पाइट ऑफ लाइट। जब मतलब समझ लीजिए कि हाई इंटेंसिटी, इवन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कुछ चीज है, मगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है क्या और बहुत कम है, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। मतलब सिंपल ही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सारे फैक्टर एक प्रोपोर्शन में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, हमारे हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर है, लाइट है हाई इंटेंसिटी का, कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। एक पर्टिकुलर फैक्टर भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, मतलब वो इन ग्रोथ नहीं होने देता है। इसमें वाटर भी हो सकता है, टू मच वाटर और टू लेस वाटर। वो जो होता है
फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। उसके बाद केस स्टडी देखेंगे। ये जो है आर्टिक अडाप्टेशन की, तो आर्टिक फॉक्स और पोलर बियर जो होते हैं, ये जो है उनमें सिमिलर टाइप का उधर इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इधर जो रूल अप्लाई हो चुका है वो एलेंस रूल और बर्जमन्स रूल अप्लाई हो चुका है। तो एलेंस रूल क्या बोलता है हमें, एलेंस रूल बोलता है कि जो कोल्ड कंडीशन होगी वहां अपेंडेजेस जो होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। और बर्जमन्स क्या बोलता है, जो साइज होगी कोल्डर रीजन में वो क्या होगी, लार्ज होगी होगी क्योंकि जब अपेंडेजेस छोटे होंगे तब हीट डेसिपेट नहीं ज्यादा नहीं होगी, हीट कंजर्व होगी क्यों। और बर्गमन रूल्स क्या बोलता है कि जब साइज ज्यादा होगी तब हीट ज्यादा कंजर्व होगी। ये दोनों ही रूल आर्टिक जो बियर होंगे उसमें, आर्टिक और पोलर बियर होंगे उसमें अप्लाई होगी। अगली की स्टडी है ट्रॉपिकल बर्ड्स। तो इधर ग्लोगर्स रूल अप्लाई होता है। तो इधर एग्जांपल है कि डार्क ला वर्सेस लाइट बर्ड प्लम्बेज इन डिफरेंट क्लाइमेट। तो ये देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उधर क्या होगा, अ, अ, जिधर इक्वेटर पे क्या होगा, ये डार्कर प्लम्बेज देखने को मिलेगी। और पोल रीजन पे जो बर्ड होंगे, नियर टू पोल बर्ड्स होंगे, उनमें लाइटर रीजन के प्लम्बेज देखने को मिलेंगी। तो एक बार इस सब का अ, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं हम। तो पहला जो लॉ था वो कौन सा था, एलेंस लॉ। उसमें क्या बोला गया था कि अ, जो पोल्स रीजन कोल्डर रीजन है वहां जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, उनके अपेंडेजेस जो होते हैं वो क्या रहते हैं, शॉर्टर रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें हीट कंजर्व करने के लिए वो शॉर्टर रहते। मगर जो वार्मर रीजन में रहते उधर ऑलरेडी बहुत ही टेम्परेचर क्या है, हाई है, इसलिए उनको हीट कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां अपेंडेजेस सच एज हैंड्स एंड लिम्स एंड ईयर ये क्या होंगे, लॉन्गर होंगे क्योंकि ऑलरेडी वार्म कंडीशन है, तो उनको हीट डिसिपेट करने की जरूरत है। उसके बाद बर्जमन रूल आया है। बर्जमन रूल में क्या बताया गया है कि जो कोल्डर रीजन में कोल्डर रीजन में एनिमल्स होंगे उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें हमें साइज जो होती है वो बड़ी लार्ज होती है। लार्ज क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उन्हें लो रखना है, उसकी वजह से वहाँ हीट कंजर्व होगी। और उसके बाद जो वार्मर कंडीशन होगी वहाँ जो हमें एनिमल्स मिलेंगे उनमें जो बॉडी साइज है वो कम रहेगी, स्मॉल रहेगी, क्योंकि उनको हीट कंजर्व नहीं करना है, हीट डिसिपेट करनी है। उसके बाद ग्लॉगर रूल आया था। उसमें हम पिगमेंटेशन सीखा। पिगमेंटेशन में क्या कि जो कोल्डर रीजन में बर्ड्स रहेंगे या एनिमल्स रहेंगे सेम स्पेसीज की, उन सेम स्पेसीज और रिलेटेड स्पेसीज की, उनमें क्या दिखेगा, डार्कर सॉरी लाइटर प्लम्बेज दिखेगा कोल्डर रीजन में। और इक्वेटर रीजन में हमें डार्कर प्लम्बेज दिखेगा। मतलब जो पिगमेंट सिंथेसिस है वो हायर इंटेंसिटी के कारण इक्वेटर रीजन पे ज्यादा होगा, मगर पोल रीजन पे है डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती उधर। इसी वजह से हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट नहीं है उधर, इसलिए उधर उनको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ जो पिगमेंटेशन होता है वो कम मिलने देखने को मिलता है। जैसे कि पोलार बियर्स भी देख सकते हैं आप, वो उनका भी कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। बर्ड्स देख सकते हैं, वो भी क्या है, रहते हैं व्हाइट कलर के ही रहते हैं। और उनको कैमोफ्लेज भी वो कैमोफ्लेज भी वो
इन्वायरमेंट के अनुसार हो सकते हैं। ये भी उनको एडवांटेजेस है जो कोल्डर रीजन में रहते हैं। उसके बाद आया था चौथा रूल। चौथा रूल था सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो इसमें हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसको सर्वाइव करने के लिए एक रेंज ऑफ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए। उसमें पीएच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, सैलिनिटी हो सकती है। उसके बाद गॉस हाइपोथेसिस देखा था। ये जो था, इसमें था क्या था कि जो दो दो कॉम्पिटिटिव स्पेसीज है वो सेम इकोलॉजिकल निश में अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं रह सकती। एक जो स्ट्रांगर स्पेसीज होगी वो क्या करेगी, वीकर स्पेसीज को कॉम्पीट आउट कर देगी। उसके बाद रेंस रूल देखा था। इसमें क्या बोला गया है, रेंस ने क्या बताया हमें कि जो बर्ड्स होती है, बिगर बर्ड स्पेसीज होती है, उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि पिकॉक। और जो स्मॉलर स्पेसीज होती है जैसे कि स्पैरो, उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कम देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो होती है उनका जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग अलग रहती है। और जनरली मेल जो होता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली मेल जो होता है उसकी साइज क्या, बॉडी साइज क्या होती है, बिग होती है एज कंपेयर टू फीमेल। और जो बड़े स्पेसीज होंगी उनमें ज्यादा डिफरेंस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखने को मिलेगा जैसे कि पीकॉक। बट छोटे जो स्पेसीज होंगे जैसे सच एज स्पैरो, उसमें ज्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आया था जॉर्डन रूल। तो जॉर्डन रूल ने हमें क्या बताया कि जो कोल्डर रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या रहता है कि मेटाबॉलिक और डेवलपमेंटल प्रोसेस स्लो होने के कारण वर्टिब्री और स्केल्स जो है वो ज्यादा डेवलप होते हैं। और जो इक्वेटर रीजन पे जो वार्मर क्लाइमेट में रहेंगे उसमें उनमें सेम स्पेसीज हुई तो भी वर्टिब्री और स्केल्स कम डेवलप होते हैं, क्योंकि उनकी जो वार्मर रीजन में मेटाबॉलिक प्रोसेस और जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो फास्ट रहती है। उसके बाद कोप्स रूल आया था। कोप्स रूल क्या बताया जाता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशनरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मिलियन ऑफ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम के बाद जैसे एनिमल की साइज बढ़ती जाएगी। इसमें हमने डायनासोर का एग्जांपल दिखा और हॉर्स का भी देखा। हॉर्स जो था, हॉर्स की जो एंसेस्टर थे वो बहुत स्मॉल थे। मॉडर्न हॉर्स हॉर्स के एंसेस्टर बहुत स्मॉल थे जैसे कि डॉग साइज ही थे। बट मिलियन ऑफ ईयर ईयर के बाद इवोल्यूशन के थ्रू उनकी साइज इंक्रीज हुई। इसमें भी सम एक्सेप्शन भी थे, वो मैं लेना भूल गया था कि जो बर्ड्स है, स्मॉलर साइज के बर्ड्स है, उनको स्मॉल मतलब बर्ड्स है उनको स्मॉल रहना ही एडवांटेजेस है, क्योंकि फ्लाइट के लिए। तो बर्ड्स में कुछ बर्ड्स में ये कंसेप्ट मतलब अप्लाई नहीं होती। ब्लैक मंस रूल में क्या देखा था हम इन्हें कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक मिनिमम एक फैक्टर जो होगा, मिनिमम फैक्टर होगा, वो भी क्या करता है, पूरी प्रोसेस को लिमिट करता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हमने क्या दिखा था, फोटोसिंथेसिस में मल्टीपल फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है। मगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हुई और कम हो गई तो दोनों से भी क्या फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा। मतलब एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में ही पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए, मतलब एक लिमिट में ही चाहिए। फोटोसिंथेसिस में पर्टिकुलर लिमिट में आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पर्टिकुलर लिमिट में ही लाइट चाहिए, पर्टिकुलर लिमिट में ही टेम्परेचर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर से कल के क्लास में ठीक 7 साढ़े 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ डाउट होंगे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उनको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।